बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन। केमिस्ट्री क्लास 9th की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के पहले लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को उनकी एक्सरसाइजेस के साथ डिटेल के अंदर स्टडी किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुना होगा और अपनी तैयारी भी साथ साथ कर रहे होंगे। आज से हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज करेंगे, जो कि हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने डिटेल के साथ स्टडी करना है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स केमिकल बॉन्ड कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और किस तरह से मतलब फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं। और फिर हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एटम्स के दरमियान पाई जाती है, जो उन एटम्स को इकट्ठे जोड़े रखती है किसी भी मॉलिक्यूल की शक्ल में, किसी भी कंपाउंड की शक्ल में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the atoms, the force of attraction between the atoms which hold them together, जो उनको इकट्ठे जोड़ी रखते हैं, which hold them together in the form of मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, कि जो उनको किसी भी मॉलिक्यूल की शक्ल में, ठीक है, या कंपाउंड की शक्ल में इकट्ठे जोड़े रखती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास केमिकल बॉन्ड कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ वाटर की एग्जांपल लिखता हूँ कि पानी हमारे पास इस तरह से HO, ठीक है, H। अब यहाँ पर ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन एटम्स के दरमियान जो इनको इकट्ठे जोड़े रखती है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को इकट्ठे जोड़े रखती है किसी भी मॉलिक्यूल की शक्ल में या किसी भी कंपाउंड की शक्ल में, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब एक सवाल स्टूडेंट यहां से ये करता है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड कब बनाते हैं। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर तो एटम है ही दूर तो वहां पर बॉन्ड बनेगा ही नहीं, लेकिन जब एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो वहां पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है। मिसाल के तौर पे ये एक एटम है और ये एक एटम है। अगर ये दूर हैं तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा ही नहीं, लेकिन जब ये करीब आएंगे तो यहां से दो तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक क्या होता है कि इनके दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, कि जब एक दूसरे के करीब आते हैं और ये एक दूसरे को कशिश करना शुरू कर देते हैं, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the atoms, force of attraction between the atoms, ठीक है, is stronger, ठीक है, देन किससे जी, कि अगर आप इन दोनों एटम को मिलाते हैं और ये एटम दोनों एक दूसरे को कशिश करना शुरू कर देते हैं, ये फोर्स ज्यादा है उस फोर्स से जो इन दोनों एटम्स को एक दूसरे से दफा कर रही है, दूर धकेल रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो तब वहां पर केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द एटम, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द एटम्स, कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी जो भी एटम मिल रहे हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा है तो तब बॉन्ड बनेगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो फिर वहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये सवाल था कि कब बॉन्ड बनेगा। अब नीचे सवाल है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो कायनात का एक असूल है कि कायनात की हर चीज जो है वो खुद को स्टेबल करना चाहती है, खुद को मुस्तहकम करना चाहती है। तो एटम्स भी बॉन्ड इसी वजह से बनाते हैं कि वो खुद को स्टेबल कर सकें। ठीक है, टू अटेन स्टेबिलिटी, आप यहां पर लिखेंगे द एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अटेन स्टेबिलिटी, कि वो स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। इस मकसद के लिए एटम्स क्या करते हैं जी, बॉन्ड को बनाते हैं। अब जो एटम स्टेबिलिटी हासिल करते हैं वो कब उन्हें हासिल होती है, बाय डिक्रीजिंग देयर एनर्जी, कि जब वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, बाय डिक्रीजिंग देयर एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग देयर
एनर्जी, कि वो अपनी एनर्जी को कम करके क्या करते हैं जी, स्टेबिलिटी को हासिल कर सकते हैं, ठीक है, या कर लेते हैं। अब उनकी एनर्जी कैसे कम होगी, जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा तो उन एटम्स की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, कि बाई कंबाइनिंग विद अदर एटम्स, बाई कंबाइनिंग ठीक है, विद अदर एटम्स। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब है एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमने इस सवाल का आंसर यहां से पढ़ लिया है कि एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए, और वो खुद को स्टेबल कैसे करते हैं कि वो अपनी एनर्जी को लूज करके, कम करके। और एटम एनर्जी कैसे कम करते हैं, जब कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये इस सवाल का ये आंसर होगा। इसके बाद एक सवाल और पूछा गया है कि हाउ डू एटम्स सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। यहां पर तो हमने कह दिया ना कि एटम्स अपनी एनर्जी को लोअर करते हैं जब वो एटम किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो पहली वजह यही लिख देंगे आप कि किस तरह से वो अपनी एनर्जी को कम करते हैं, ठीक है, बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। बॉन्ड्स, एक वजह ये हो गई कि दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो अपनी एनर्जी उनकी कम हो जाएगी। दूसरी वजह क्या है कि बाय अटेनिंग द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाय अटेनिंग द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जब उनकी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि उनकी एनर्जी कम हो गई है और एटम जो है ना वो स्टेबल हो गए हैं। यहां पर हमने नोबल गैस की बात की है, तो नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम नोबल किसे कहते हैं जी, कि जो शरीफ हो, जो किसी को कुछ ना कहता हो। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में भी कुछ गैसेस ऐसी हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं, ना ही आपस में रिएक्ट करती हैं। उन गैसेस का भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास हीलियम होता है, ठीक है, नियॉन गैस है, आर्गन है, ठीक है, क्रिप्टॉन है और जीनान है। ये वो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, जिनके जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो स्टेबल होते हैं, खुद किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ना आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब रिएक्शन नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो खुद स्टेबल हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि कैसे कोई एटम एनर्जी को लूज करेगा, कि जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की हो जाएगी, नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब नोबल गैसों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको समझने के लिए हमारे पास दो रूल है कि अगर किसी भी नोबल गैस वाले एलिमेंट में उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो तब हम कहते हैं कि वो स्टेबल है, या उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो तब हम कहते हैं कि वो स्टेबल है। तो इसका मतलब है जब भी हमारा कोई एटम उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो गई है, और नोबल गैसेस क्योंकि स्टेबल होते हैं तो अब हमारा एटम भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें दो रूल के बारे में हम यहां से पढ़ते हैं। एक हमारे पास क्या होता है जी, एक रूल ऑक्टेट रूल होता है और एक डुप्लेट रूल होता है, डुप्लेट, ठीक है, डुप्लेट रूल। और दूसरा हमारे पास क्या है जी, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ठीक है। इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि डुप्लेट रूल क्या होता है। डुप्लेट का मतलब है दो, कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम की एबिलिटी टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द वैलेंस शेल, कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इसका मतलब है उसका डुप्लेट मुकम्मल है, और अगर उसका डुप्लेट मुकम्मल है तो इसका मतलब वो स्टेबल है। हमारे पास जो नोबल गैस है जिसका डुप्लेट मुकम्मल होता है वो हीलियम है, ठीक है। हीलियम का जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल कहते हैं सबसे आखिरी शेल को, तो हीलियम का न्यूक्लियस के गिर्द एक ही शेल होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि कोई भी एटम जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो डुप्लेट को फॉलो कर रहा होगा और वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नोबल गैस है हीलियम, उसकी तरह की हो गई है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है हमारे पास, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एटम,
कि किसी भी एटम की एबिलिटी, ठीक है, टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, और ये ऑक्टेट रूल नोबल गैसेस इसको फॉलो करती हैं, ठीक है। इस हीलियम के अलावा बाकी जितनी भी हैं, मतलब नियोन है, ठीक है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, वो सारे के सारे उनके वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो पहले में 2 आ जाएंगे, ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर एक शेल हो गया, इसमें 2 आ जाएंगे, तो दूसरे में 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा था कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम कहते हैं कि वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 हो तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। तो जब किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी कम हो गई है और उसने केमिकल बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, और वो स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो इस दौरान जब मतलब एटम जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी एटम, कोई भी एटम जो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो जब भी वो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें 2 तरह के एलिमेंट्स वजूद में आते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, और एलिमेंट है कि वो एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत हो। देखिए ना, हमने स्टेबिलिटी हासिल करनी है। अब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 4 से कम, मतलब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसने अगर ऑक्टेट मुकम्मल करना है तो इसमें ऑलरेडी कितने हैं? 3, इसको 5 लेने पड़ेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। बजाय इसके कि इसके जो 3 पड़े हुए हैं ये वो दूसरों को दे दे, तो इसका मतलब है कि एटम अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करता है किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर, किसी को इलेक्ट्रॉन देकर, या किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ये 3 तरीके हैं जिसके जरिए से एटम अपने ऑक्टेट या आप कह सकते हैं डुप्लेट को भी मुकम्मल करता है। अगर मैं ऑक्टेट की बात करता हूं तो ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करना। अब किसी भी एलिमेंट के दौरान उसके वैलेंस शेल में अगर 4 से कम है, मतलब 3 है, 2 है, 1 है, और इसने ऑक्टेट मुकम्मल करना है, तो इसमें 8 मुकम्मल करने के लिए इसको 5 चाहिए या 6 चाहिए या 7 चाहिए। तो इसका मतलब है ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये क्या करेगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, अगर 2 है तो 2 को दे देगा, अगर 1 है तो 1 को दे देगा। अब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि वो किसी दूसरे को दे रहा है तो वो अटेन कर रहा है, ठीक है। जब 5 या 5 से ज्यादा होंगे, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 है, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो ये अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट गेन करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और बाकी जो है वो शेयरिंग के जरिए से भी अपने आप को स्टेबल बना सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये वो एलिमेंट होते हैं जिनमें क्या होती है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इनमें सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, ठीक है। अगर इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 आ गए, तो ये एटम उनको, मतलब ये एलिमेंट अपने लूज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम है। अब सोडियम के जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, तीसरे शेल में 1 बचा है। अब इसको 1 देना आसान है, बजाय इसके ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको 7 लेने पड़ेंगे, तो ये 1 दे देता है। जब कोई भी एटम, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये क्या करेगा कि यहाँ से इस तरह से अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से हम इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं तो इन एलिमेंट्स में क्या होती है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं, दोज एलिमेंट्स which have tendency to gain electrons, ठीक है। ये अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अटेन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक हमारे पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने मौजूद होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 8 मुकम्मल करने के लिए 1 चाहिए, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मुकम्मल करने के लिए अपना ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसको 2 चाहिए। तो मैंने भी आपको अभी कहा था
कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज्यादा हो तो वो इलेक्ट्रॉन को अटेन करता है। 8 मुकम्मल करने ना तो करीब है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इस वजह से हम जो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन वसूल करता है तो उसके ऊपर -2 चार्ज आता है, ठीक है। और अगर हमारे पास जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन वसूल करता है तो क्लोरीन के ऊपर -1 आता है। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला है कि एटम की जो हमने स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा, यहां पर कंक्लूजन क्या है। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम है, द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम की जो स्टेबिलिटी है, डज नॉट एसोसिएटेड विद ओनली, मतलब सिर्फ इन चीजों के साथ नहीं है एसोसिएटेड, जो अभी हमने बात की कि क्या की कि वो फॉलो करे, ठीक है, डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, डुप्लेट्स एंड ऑक्टेट कंप्लीशन या ऑक्टेट रूल, कि इसके ऊपर सिर्फ नहीं डिपेंड करता है कि अगर उसका ऑक्टेट और डुप्लेट मुकम्मल हो तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक और चीज है वो हमारे पास क्या है जी, टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो भी हम कह देंगे वो स्टेबल है। सिर्फ इसी बात के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है, कि किसी भी एटम को हम कहते हैं कि वो स्टेबल इस वजह से है कि वो ऑक्टेट और डुप्लेट को मुकम्मल कर रहा है या उसकी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये बात ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात भी ऐड की गई जो अभी तक हमने पढ़ी है कि एटम कब स्टेबल होता है, कि जब वो अपनी एनर्जी को कम करता है, बाय रिलीजिंग देयर एनर्जी, ठीक है। कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम क्या कहेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज ऑफ एनर्जी, विद द डिक्रीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड गेनिंग लोअर स्टेट्स एनर्जी, एंड गेनिंग, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। कि हम सिर्फ यही नहीं कहते हैं कि एक एटम उस वक्त स्टेबल होगा जब उसके नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल है, ऐसी बात नहीं है। या हम कहते हैं कि वो डुप्लेट और ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है तो वो स्टेबल हो गया है, ऐसी बात भी नहीं है। इसके साथ एक और चीज भी है, ठीक है, वो क्या है कि जब एटम अपनी एनर्जी को लूज कर देगा, अपनी एनर्जी को कम कर देगा, और एनर्जी कब कम करेगा, जब दूसरों एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो तब हम कहेंगे कि वो एटम क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ एक हमारी जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें हमें उसने बयान किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हो जाए नोबल गैसेस जैसी तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है तरतीब, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द शेल और सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, इन शेल्स और सब शेल्स, इन सेल्स एंड सब शेल्स कहते हैं, ठीक है, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द उनके शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा यही टॉपिक था जिसमें हमने डिटेल के साथ स्टडी किया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम केमिकल बॉन्ड कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, एनर्जी कैसे कम करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, और फिर हमने कंक्लूजन निकाला कि एटम जो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड है, और लास्ट में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरह से ये लेक्चर सुना होगा
और अपने कंसेप्ट को क्लियर किया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।